एस्टेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के एस्टेट के लिए आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है आपको यहाँ सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देने वाले हैं। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम आपको हर एक क्वेश्चंस के हर कंसेप्ट को बहुत ही क्लोजली और एक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, और जो हमारा ध्येय है कि पढ़ो ऐसा कि फिर वापस से पढ़ना ना पड़े, वो भी हमारा सक्सेस हो जाए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले आए हैं एस्टेट इकोनॉमिक्स 2019 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना चुके हैं दोस्तों। जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख करके आए हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को उनको अच्छे तरीके से समझाया गया है, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो और अच्छे हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट द एजुकेशन पिरामिड इन इंडिया इज वेरी शार्प। कि भारत में जो शिक्षा का पिरामिड है बहुत ही नितुला है, आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो जब हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तब हम पिरामिड देखते हैं, ठीक है ना। जब आप डेमोग्राफी को पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि कुछ जो है ऐसे ऐसे करके जो है पिरामिड बनाए जाते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि मेल और फीमेल जो है जितने बुजुर्ग हो रहे हैं उतने ही जवान हैं, यानी कि आने वाले समय के अंदर जो जनसंख्या है वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। सेम ऐसे ही हम फिर देखते हैं कि एक जो है वो त्रिभुज के आकार की पिरामिड बनाई जाती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बूढ़े जो है वो लोग ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, जवान उससे कम और बच्चे उससे कम, यानी कि आने वाले समय में जो यंगर एज है वो बहुत कम होने वाली। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगाते हैं। सेम ऐसे ही एक पिरामिड जो है, कहा गया है कि भारत में शिक्षा प्रणाली का जो पिरामिड है वो बहुत ही साफ है, यानी कि ऐसा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो ज्यादा लोग एनरोल हो रहे हैं, फिर उससे कम। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एजुकेशन पर पहुंचने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम रह चुके हैं, यानी कि हम ये कहें कि पीएचडी करते करते जो है लोग बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि प्राइमरी में ज्यादा एनरोलमेंट है, फिर मिडिल में उससे कम, फिर हाई में उससे कम, फिर हायर में उससे कम, और फिर जब डॉक्टरेट की बात करें तो और भी ज्यादा कम, यानी कि हम ये कहेंगे बहुत ही कम लोग जो है वो हायर एजुकेशन ले पाते हैं। तो ऐसा कोई आंसर जो है हम देखते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वैल्यूएबल, ठीक है ना, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत मूल्यवान है। तो ये इस पिरामिड से कोई भी कोरिलेट नहीं करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है, ये भी कोरिलेट नहीं करता है। एजुकेशन इन इंडिया इज द मेन टूल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सारी बातें ही सही हैं, लेकिन ये इस पिरामिड से संबंधित नहीं है। वेरी फ्यू पीपल गेट एक्सेस टू हायर एजुकेशन लेवल, यस, बहुत ही कम लोग जो है उत्तर शिक्षा के स्तर पर पहुंच पाते हैं। यहाँ हम जो है इसका आंसर ये ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 132 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा आय की वित्तीय प्रवाह में रिसाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए जब हम सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं तो 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं, और उस सर्कुलर फ्लो में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं लीकेजेस को, लीकेज, और एक हम पढ़ते हैं इंजेक्शन को, इंजेक्शंस। तो सेविंग आपकी जो होती है, सेविंग वो भी आपका लीकेज होता है, इंपोर्ट जो होता है वो भी आपका लीकेज होता है, और टैक्स जो होता है वो भी आपका लीकेज होता है। सेम इनके ऑपोजिट आप सेविंग का अपोजिट देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका इंजेक्शन होगा, एक्सपोर्ट जो है वो आपका इंजेक्शन होगा, और सब्सिडी जो है वो आपका इंजेक्शन होगा। यानी कि आपको ये ध्यान करना है कि लीकेज में हम सेविंग, इंपोर्ट और टैक्स को देखते हैं, इंजेक्शन में हम इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और सब्सिडी को देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें जो देखना है वो देखना है लीकेज, यानी कि हमें टैक्स देखना है, इंपोर्ट देखना है और सेविंग देखनी है, ठीक है। चलिए, राकेश बोट एन इंडियन मेड टीवी फॉर, ये तो उसने जो है घर से ही खरीदा है, तो ना तो ये इंपोर्ट है, ना ही उसने पैसे बचाए हैं, और ना ही कोई टैक्स लगा है ना। तो प्रकाश बोट ए सेकंड हैंड स्कूटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये भी नहीं है। मुकेश इंपोर्टेड, देखिए यहाँ पे आ गया इंपोर्ट, ठीक है,
तो मुकेश इंपोर्टेड ए ब्रांड न्यू कार फ्रॉम जापान फॉर 20 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहे थे वो हमारी इकोनॉमी से निकल करके जापान की इकोनॉमी के अंदर जो है वो चले गए हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी में लीकेज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि क्या है। 133 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आंतरिक संतुलन जो है वो क्या दर्शाता है। इंटरनल बैलेंस रेफर्स टू, देखिए आंतरिक संतुलन की जब हम बात करते हैं तो ये आप इंटरनेशनल इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं वहां आप पढ़ते हैं स्वैन का मॉडल, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं स्वैन का मॉडल, वहां वो आपको वो बताते हैं कि एक तो इंटरनल बैलेंस होता है और एक एक्सटर्नल बैलेंस होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल बैलेंस होता है जहां आप अपने बीओपी को जो है वो इक्विलिब्रियम में लेकर के आते हैं, यहाँ आप जो है अपनी डोमेस्टिक जो चीजें हैं यानी कि अगर ये डिमांड और उनको जो है इंटरनली जो है आप अपना बैलेंस बना करके रखते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान करना है कि भुगतान संतुलन में संतुलन जो है वो आपका एक्सटर्नल बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सरकार के संतुलित बजट यानी कि वो आपको पता है एक बजट की बात कर रहा है, तो जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ है उत्पादन में पूर्ण रोजगार का स्तर, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात जब करते हैं, प्रोडक्शन की थ्योरी है प्रोडक्शन में, इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम पढ़ते हैं स्वैन का मॉडल उसमें जो है वो प्रोडक्शन की बात करता है। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बात करेंगे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तो वो आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक्सटर्नल बैलेंस की बात आती है। तो यहाँ पर जो है आपकी जितनी डिमांड है, ठीक है ना, उसकी सप्लाई के लिए पूर्ण रोजगार की जो बात है वो आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है ये आपका जितनी आपकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपका उतना ही जो है आउटपुट है, ठीक है ना, वो यहाँ ये बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है 134 कहता है महालनोबिस मॉडल किसकी स्थापना पर बल देता है। तो आपको पता है कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान था हमारा, सेकंड 5 ईयर प्लान वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर ही जो है सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो महालनोबिस मॉडल पर ही जो है वो व्यवस्थित था, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल दिया था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से पे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जैसे बिजली पानी, ठीक है ना, बिजली यानी कि आप देखिए स्टील इंडस्ट्री आप देखिए, यानी कि कोर इंडस्ट्री की बात उन्होंने की थी। तो आप यहाँ कहेंगे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी बात महालनोबिस के मॉडल में कही गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पर देखते हैं हम, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 to 61 का टर्नओवर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूचक अनिवार्यता है। डॉक्टर की फीस, रेल एवं बस का किराया जैसी सेवाओं को अधिक भार देता है। Which of the following indices necessarily gives higher weight to services like doctor fees, railway and bus fares। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है कि जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो हम रिटेल की बात करते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर की फीस, रेल बस का किराया, ये सारे रिटेल की ही बात को सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब थोक मूल्य सूचकांक जब हम बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक में थोक की बातें जो हैं यानी कि बहुत बड़े स्तर की जो बातें हैं, जैसे ऑयल इंडस्ट्री की बात हम करते हैं तो पेट्रोल पंप पे बहुत बड़े बड़े मतलब आप ये कह सकते हैं कि बैरल्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल को परचेज किया जाता है, तो वो थोक मूल्य सूचकांक की बात करता है। IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो दोनों चीजों की बात करता है, और GNP डिफ्लेटर जो है आपको पता है कि GDP में कितना चेंज आया है उसकी बात करता है। असल में ये सारे के सारे ही जो है वो एक तरह से हम ये कहें कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के तरीके हैं, लेकिन यहाँ रिटेल की बात हो रही है और उस रिटेल में जो सबसे सेट बैठने वाला आंसर है वो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 136 कहता है कि अति अल्पकालीन बाजार में यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है ना, अति अल्पकालीन बाजार में क्या होता है। तो आपको पता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में आपकी जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, जिसको हम जो है ये कहते हैं कि ये आप देखेंगे कि वेरी शॉर्ट पीरियड को जो डॉक्टर मार्शल हैं, ठीक है ना, डॉक्टर मार्शल जो है वेरी शॉर्ट पीरियड को नाम देते हैं मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड,
ये आप ध्यान करेंगे, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट पीरियड को जो डॉक्टर मार्शल हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट पीरियड का नाम देते हैं। और इस दौरान यानी कि इन वेरी शॉर्ट पीरियड जो प्राइस आप डिसाइड करते हैं वो प्राइस आपका कहलाता है मार्केट प्राइस। ये आप ध्यान करेंगे, ठीक है ना, मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 137वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि समग्र पूर्ति का ढाल धनात्मक हो, देखिए जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसका ढाल धनात्मक हो और परिवर्तनशील लागत पर मार्कअप में कमी आती है, तो समग्र मार्कअप वेरिएबल्स होती है, कहता है आपकी होने से यानी कि आप ये जो है हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जाने कि जब सप्लाई फ्लो है एग्री मार्कअप ऑन वेरिएबल गेट शिफ्ट करना लाइज है शिफ्ट हो गया, ये देखिए आपका है मार्कअप को भी तो आप नीचे शिफ्ट हो जाए, तो आप ये जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, और आउट बढ़ जाता है यहाँ से ले यहाँ से आप जो है आप ठीक है, और धीरे जो है कम तो जाएगी बड़े पास हो जाएंगे, तो आउट कम होती है कहते हैं से आपकी नहीं है जो पूरी प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन टोटल यानी ये लाख क्वेश्चन है और सिर्फ एक प्रोडक्शन के लिए हम भी कर सकते नहीं को यहाँ पर ये आपकी ये नाम नहीं काम कर सकते चलिए 99 लेवल होना इससे नहीं होता पहले हम सुनो को और